Hello guys and welcome back once again in another sessions of microeconomics। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जिक्र पढ़ा। क्यों डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है ये रीजंस हमने पढ़े और आज हमारे पास एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है कि लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस क्या हैं, मतलब मांग के नियम के अपवाद क्या हैं। देखो हमने मांग के नियम में जो डिमांड कर्व का स्लोप पढ़ा था वो कुछ इस तरीके के था, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तो अब हमें यहाँ पर क्या बता रखा है कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिन केसेस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप की बजाय एक पॉजिटिव स्लोप दिखा सकता है। तो देखो सबसे पहले इस तथ्य का विश्लेषण सर रॉबर्ट गिफन ने किया था, इसलिए इसे गिफन का विरोधाभास भी कहा जाता है। मतलब these exceptions were first of all analyzed or notified by Sir Robert Giffin, इसीलिए it is therefore known as Giffin's paradox also। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। मीनिंग आपको मैंने बताया कि जब नेगेटिव स्लोप की बजाय पॉजिटिव स्लोप बन रहा हो, मतलब वो केसेस हम पढ़ेंगे जहां पर हमारा डिमांड कर्व फेल हो, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जहां पर फेल हो जाता है। तो फर्स्ट वेरी एक्सेप्शन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। देखो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अलग होना, आर्टिकल्स का मतलब वस्तु। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग दिखाती हैं, मतलब हटकर दिखाती हैं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जो ये बताती है कि वो व्यक्ति कितना प्रतिष्ठावान है, मतलब उसकी एक अलग पहचान है, अमीर है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो जैसे ज्वेलरी है या डायमंड्स हैं, हीरे जवाहरात हैं, महंगे महंगे कालीन हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि इनको लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, और जो अमीर हैं वो इन्हें इसीलिए खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उनसे अलग दिखाना चाहते हैं कि यस वी कैन अफोर्ड। अब सोचकर देखो, अगर ऐसी वस्तुओं के प्राइस कम हो जाएं, सस्ती हो जाएं, तो इसका मतलब कि जो लोग उन्हें नहीं खरीद पा रहे थे अब वो भी अफोर्ड कर पाएंगे उन्हें, वो भी खरीद पाएंगे उन्हें। तो इसलिए अब वो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रहेंगी, अब वो वस्तुएं क्या बन जाएंगी, वो एक नॉर्मल गुड की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो जब ऐसी वस्तुओं का प्राइस कम हो जाता है तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। मतलब अमीर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक वक्त के लिए डिमांड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो दोज गुड्स आर नो मोर दी आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, वो गुड्स अब आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रही हैं। अगर उनका प्राइस हाई जाता है तो वो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन बनती हैं। तो जितने भी प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं वो उन्हें खरीदते हैं, उनकी ज्यादा डिमांड करते हैं, कहते हैं हम महंगे से महंगी चीज, हम ये फ्रांस से लेकर आए हैं, हम ये यहां से लेकर आए हैं, ये महंगी कालीन वहां बनी थी, हम वहां से लेकर आए हैं। तो इसलिए उस वक्त वो ऐसी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करते हैं। अब देखो मैंने सेम डायरेक्शनल चेंज बताया आपको, जब प्राइस बढ़ रहा है तो वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, जब प्राइस कम हो रहा है तो वो डिमांड कम कर रहे हैं। जब सेम डायरेक्शनल चेंज हो, इनवर्स रिलेशन नहीं बन रहा है, पॉजिटिव रिलेशन ही बन रहा है, तो डिमांड कर्व जो है वो कौन सी स्लोप दिखाएगा, वो ये वाली, यानी कि पॉजिटिव वाली स्लोप दिखाएगा। These goods are demanded more only when their price is high। इनकी मांग तभी अधिक होती है जब इनकी कीमत भी अधिक होती है।
आई होप कि जितना मैंने आपको आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के बारे में व्याख्या की है, बताया है, समझाया है, वो आपको सब समझ में आ गया। अब देखो, मैं इसका एक दूसरा नाम भी बताऊंगी, मैंने लिखा नहीं है यहां पर, मैं बताऊंगी कि इनको वेबलन गुड्स भी बोला जाता है। इनको वेबलन की वस्तुएं, वेबलन गुड्स भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें प्रोफेसर वेबलन ने पहले आइडेंटिफाई किया था, तो इसलिए इन्हें वेबलन गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, अब मैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ मूव ऑन करूंगी। बहुत ही छोटा सा हमारा सेशन रहेगा आज का। तो इग्नोरेंस, सेकंड पॉइंट इज इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता। अब देखो, समझो कि ये क्या है। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस कंज्यूमर थिंक्स दैट if the price of a commodity is less than the commodity is less than THEN, then the commodity is not worth for buying। देखो, हम कई बार सोचते हैं ना कि अगर चीज सस्ती है तो हम कहते हैं कि इसकी क्वालिटी भी घटिया ही होगी। ऐसा नॉर्मली कई कंज्यूमर्स सोचते हैं कि अगर प्राइस कम है तो वो उस सीधा प्राइस को क्वालिटी से कंपेयर कर कर देखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर प्राइस कम है तो इसका मतलब क्वालिटी भी इसकी कम ही है, घटिया ही है। तो इसलिए इसको हम एक्चुअली इग्नोरेंस में कवर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार चीजों के प्राइस हाई होते हैं लेकिन क्वालिटी लो होती है। तो इसलिए So a less price also demands less unit of the commodity, which is an exception of the law of demand। तो इसलिए ऐसे कंज्यूमर्स क्या करते हैं, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम है तो वो उसके यूनिट्स भी कम ही खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी क्वालिटी भी घटिया होगी, इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी, ठीक है। तो कई बार नॉर्मल गुड्स को भी वो लोग इंफीरियर गुड्स मान लेते हैं, इसलिए जब प्राइस उनका कम होता है तो वो ये सोचते हैं कि इसकी क्वालिटी घटिया है, और अज्ञानतावश वो उसकी डिमांड भी कम करते हैं। तो भ्रम के कारण कई बार उपभोक्ता वस्तु की कम कीमत पर उसको कम महत्वपूर्ण समझते हैं, तब मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इन दिस केस लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इट डजंट अप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर लागू नहीं होता, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, और फिर से हमारा जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो कौन सा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। आई होप कि ये इग्नोरेंस वाला पॉइंट भी आपको सब समझ में आ गया। अब देखो, हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। देखो, हमने स्टार्टिंग में जब इस एक्सेप्शंस की इंट्रोडक्शन दी थी तो हमने इसे गिफन का विरोधाभास कहा था। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो गिफन गुड्स से ही रिलेटेड है। हमने इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र पहले भी सुना हुआ है, गिफन गुड्स और नॉर्मल गुड्स के बारे में। अब हम आज और देखेंगे कि ये गिफन गुड्स जो हैं वो क्या हैं, गिफन वस्तुएं। दीज आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। देखो, यही इसकी सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो यहीं से पता चल गया कि ये हमारी जो है एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव नहीं होता, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। मतलब अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइस इफेक्ट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ तो साफ ही क्लियर हो रहा है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है, अगर इनका प्राइस कम होता है तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये पॉजिटिव रिलेशन जो है वो कौन सा स्लोप बनाएगा, वो पॉजिटिव स्लोप बनाएगा। तो ये वे वस्तुएं हैं जिनका कीमत प्रभाव तो धनात्मक है, सेम डायरेक्शनल चेंज है, एरो एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, और आय प्रभाव ऋणात्मक है। अब इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब किसी उपभोक्ता की, जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है
तो वो इन गिफन गुड्स का सेवन करना बंद कर देता है, वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछली कुछ जो स्लाइड्स पढ़ी थी, हमने उसमें समझा था कि गिफन गुड्स जो होती हैं वो निम्न कोटि की वस्तुओं की कैटेगरी में आती हैं, मतलब इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। गिफन गुड्स आर ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं इंफीरियर गुड्स क्यों इस्तेमाल करूं? ऑब्वियसली है कि मैं नॉर्मल गुड्स को यूज करूंगी, मैं इंफीरियर गुड्स को यूज करना छोड़ दूंगी। तो इसीलिए इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव होता है, लेकिन प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव क्यों होता है? अब आप खुद सोचो कि हमने बोला कि इंफीरियर गुड्स हैं, आप कहोगे कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बढ़ाएगा कस्टमर? देखो, जब प्राइस बढ़ता है ना तो ये सोचा जाता है, कंज्यूमर ये सोचता है कि अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी ने ना कोई चेंज किया है, कंपनी ने क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की है, तो क्यों ना इसको ही और ज्यादा कंज्यूम कर देखा जाए। तो उस केस में अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी जाती है, लेकिन अगर प्राइस कम हो जाता है तो ये सोचते हैं कि ये और भी ज्यादा क्वालिटी को डिटीरिएट करते जा रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं, तो हमें इनकी कंजम्पशन करना बंद कर देना चाहिए। तो इसीलिए हमें ये पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी के बारे में ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और है। वैसे तो यहां तक ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम इसकी और एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि हमें और क्या बता रखा है। देखो, गिफन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में ये कवर की जाती हैं। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन सभी निम्न कोटि की वस्तुएं गिफन वस्तुएं नहीं होती हैं। ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है। निम्न कोटि की वस्तुओं का कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। देखो, यहां मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव, सकारात्मक होता है, लेकिन यहां मैं क्या बता रही हूं? इंफीरियर गुड्स की केस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो ऋणात्मक होता है। मतलब इंफीरियर गुड्स के केस में ये इसी तरह का डिमांड कर्व हमें देखने को मिलता है। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। लेकिन जो गिफन गुड्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं, जिसके केस में हम कह सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, देयर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज ऑन इंफीरियर गुड्स बट इट डज नॉट अप्लाइज ऑन गिफन गुड्स। मतलब ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज ऑन इंफीरियर गुड्स। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इंफीरियर गुड्स पर तो अप्लाई होता है, लेकिन गिफन गुड्स के केस में अप्लाई नहीं होता है। देखो, अगर आपने कभी मार्केट में ध्यान दिया हो तो जो राइस हैं वो लो क्वालिटी के भी आते हैं, ब्रेड जो है वो लो क्वालिटी की भी आती है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगी? ये गिफन गुड्स की कैटेगरी में आएंगी। अगर इनका प्राइस बढ़ेगा तो सोचा जाएगा कि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रही है, तो इसलिए इनकी डिमांड बढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर इनका प्राइस लो होएगा तो इसका मतलब हम क्या सोचेंगे कि इनकी क्वालिटी और रिड्यूस हो गई है, और इसीलिए हम लोग इनकी कंजम्पशन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कुछ इंफीरियर गुड्स की, तो इंफीरियर गुड्स में क्या आता है? जैसे जवार हो गया या सस्ते रेट पर मिलने वाली कार्स हो गई। अगर कार्स जो हैं इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में, हमने क्या बोला? अगर प्राइस जो है इनका बढ़ जाएगा तो इनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। आप किसी भी तरीके से कोई भी एक कमोडिटी लेकर इन एग्जाम्पल्स को समझा सकते हो, लेकिन जो मेन मीनिंग है वो यही वाला रहता है कि प्राइस इफेक्ट गिफन गुड्स के केस में पॉजिटिव है और इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होती हैं उनके केस में दोनों ही नेगेटिव रहते हैं। याद रखना, इंफीरियर गुड्स के केस में दोनों ही नेगेटिव रहते हैं। लेकिन जब वो इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स की कैटेगरी में आने लग जाती हैं तो उस केस में
प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, जबकि इनकम इफेक्ट नेगेटिव ही रहता है। तो आई होप कि आज का आपको ये सेशन, जिसमें मैंने आपको सिर्फ एक्सेप्शंस ही कवर करवाई हैं लॉ ऑफ डिमांड की, और हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी बजाना मत भूलना। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।